मैं धीरज सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू से आज LLB थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में इंटरप्रिटेशन क्लॉज में दूसरी डेफिनेशन साक्ष्य एविडेंस पर चर्चा कर रहा हूँ। साक्ष्य या एविडेंस शब्द की यदि हम बात करें तो यह शब्द एविडेयर, जो लैटिन भाषा का शब्द है, एविडेयर शब्द से एविडेंस शब्द की उत्पत्ति हुई है। एविडेयर शब्द का अर्थ होता है सुनिश्चित करना या साबित करना। इसी से यदि हम एविडेंस या साक्ष्य शब्द को परिभाषित करने का प्रयास करें तो साक्ष्य का अर्थ होता है न्यायालय में किसी विवादित तथ्य के सत्य को अभिनिश्चित करना या स्पष्ट करना। एविडेंस या साक्ष्य शब्द की भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में परिभाषा दी हुई है। उस परिभाषा को देखने से पहले यदि हम थिंकर्स की परिभाषा को देखें तो टेलर की परिभाषा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। टेलर के अनुसार साक्ष्य बहस को छोड़कर उन सभी साधनों को कहते हैं जिनके द्वारा किसी तथ्य को साबित या ना साबित किया जाता है और जिसकी सत्यता न्यायिक अन्वेषण के लिए प्रस्तुत है। इसके अलावा यदि हम बात करें समंड, तो समंड कहते हैं कि कोई भी तथ्य जिसमें प्रमाणकारी बल हो साक्ष्य कहलाता है। इसी तरह बेंथम कहते हैं कि ऐसा तथ्य जिसके मस्तिष्क के सामने उपस्थित होने पर किसी दूसरे तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व का पता लगे साक्ष्य कहलाता है। और इसीलिए साक्ष्य को न्याय के आँख और कान कहा जाता है। इसी तरह यदि हम बात करें केस लॉ की तो हरदीप सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब का 2014 में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत वाद है, जिसमें न्यायालय ने विनिश्चित किया था एविडेंस रिकॉर्डेड बाय कोर्ट ड्यूरिंग ट्रायल आर एविडेंस। अब यदि हम बात करें धारा 3 की परिभाषा की तो धारा 3 में साक्ष्य शब्द की परिभाषा दी हुई है, जिसमें कहा गया है कि साक्ष्य शब्द से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आते हैं पहला, वे सभी कथन जिनके जांचाधीन तथ्य के विषय के संबंध में न्यायालय अपने सामने साक्ष्यों द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है या अपेक्षा करता है। और दूसरा, न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सब दस्तावेजें
जिनमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख शामिल हैं, दस्तावेजी साक्ष्य कहलाती हैं। यदि हम धारा 3 की परिभाषा का अवलोकन करें तो निम्न दो प्रकार के साक्ष्य होते हैं। पहला है मौखिक कथन स्टेटमेंट, जिनको हम ओरल एविडेंस कहते हैं, जो साक्ष्यों के द्वारा न्यायालय के सामने किए जाते हैं। और दूसरा है दस्तावेजी साक्ष्य, जो न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किए गए हैं, उन्हें हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहते हैं। तो कुल मिलाकर साक्ष्य को ऐसे तथ्य की बात के रूप में परिभाषित किया जाता है कि जिसका प्रभाव प्रवृत्ति और परिकल्पना मस्तिष्क में किसी अन्य तथ्य के अस्तित्व से सहमति या उसकी पुष्टि या अपुष्टि पैदा करने के लिए होती है। अर्थात साक्ष्य शब्द का अर्थ ऐसी विषय वस्तु से है जिससे किसी विवादग्रस्त तथ्य को साबित या ना साबित किया जाता है। लेकिन यदि हम धारा 3 की परिभाषा को देखते हैं तो ये परिभाषा अपूर्ण मानी गई है, क्योंकि ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन दोनों के अलावा भी बहुत सारे साक्ष्य माने जाते हैं, जैसे भौतिक या वास्तविक साक्ष्य रियल एविडेंस। रियल एविडेंस जो न्यायालय के सामने कोई भी वस्तु पेश की गई है, जैसे अपराध में काम में लिया गया कोई भी हथियार, लाठी, भाला, बंदूक, गोली आदि, विष, जो भी उस वाद में न्यायालय के सामने पुलिस द्वारा जब्त किए गए वस्तुएं होती हैं, उन्हें हम रियल एविडेंस कहते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो परिस्थितिजन्य साक्ष्य भी होता है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस, क्योंकि हर वाद में कोई आई विटनेस हो, चक्षुदर्शी साक्ष्य जिसे कहा जाता है, जिसने वो घटना या घटनाक्रम देखा हो, तो ये आवश्यक नहीं होता। बहुत सारे अपराध या विवाद ऐसे होते हैं जिनमें कोई आई विटनेस नहीं होता, जिन्हें हम ब्लाइंड केसेस कहते हैं। सामान्यतः जो भी हिट एंड रन के केस हैं या कोई रेप का केस है या मर्डर का केस है या केस है, तो बहुत सारे मामलों में ऐसा होता है कि कोई आई विटनेस नहीं होता, उन्हें हम ब्लाइंड केसेस कहते हैं। जैसे यदि हम बात करें तो अभी वर्तमान में एक विवाद बड़ा हाईलाइट है, सुशांत केस, आपने भी सुना है, जिसमें सुशांत की मृत्यु हुई है। अब वो मृत्यु आत्महत्या है, सुसाइड अटेम्प्ट है, या किसी व्यक्ति ने या किन्हीं व्यक्तियों ने मिलकर उनकी मृत्यु कारित की है, हत्या की है, या किन्हीं व्यक्तियों ने उनको सुसाइड करने के लिए उकसाया है। तो अब इन सब चीज़ों की गहन जांच पड़ताल हो रही है। तीनों महत्वपूर्ण एजेंसियां भारत की, जिनमें ईडी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट,
सीबीआई है, और अब एनसीबी नारकोटिक्स ब्यूरो, ये भी उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो घटना की कड़ी से कड़ी जोड़कर जब किसी अपराध को करेक्ट किया जाता है तो उन्हें हम परिस्थितिजन्य साक्ष्य कहते हैं। इसी तरह चिकित्सकीय साक्ष्य भी होता है, मेडिकल रिपोर्ट, मेडिकल एविडेंस जिसे कहा जाता है, पीएमआर है, इंक्वेस्ट रिपोर्ट है, या फॉरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट के द्वारा अगर कोई इन्वेस्टिगेशन की गई है तो वो मेडिकल एविडेंस में आती हैं। इसी तरह एडमिशन बाय पार्टीज, पक्षकारों की स्वीकृति जो न्यायालय से बाहर हो, तो वो भी साक्ष्य होती हैं, और साक्ष्य के रूप में ग्राह्य भी होती हैं और सुसंगत भी होती हैं। इस अधिनियम की धारा 17 से लेकर 30 तक प्रावधान किए गए हैं इस बारे में। फिर यदि हम बात करें तो न्यायालय कई बार ऑब्जर्वेशन करता है, जिन्हें हम साक्ष्यों के हाव भाव, भाव भंगिमा या आचरण के अंतर्गत रखते हैं। डिमेन्योर ऑफ द विटनेस, जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 280 के अंतर्गत न्यायालय के द्वारा, स्वयं के द्वारा लिखे जाते हैं। इसी तरह न्यायालय द्वारा स्थानीय निरीक्षण भी करवाया जाता है कभी किन्हीं केसों में, तो वो भी एक साक्ष्य का रूप लेता है, इंस्पेक्शन बाय द कोर्ट। इसके अलावा यदि बात करें तो न्यायालय द्वारा पूछे गए प्रश्न और उनका उत्तर भी साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होता है। इसी साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 में इस बारे में वर्णन है कि न्यायालय कभी भी किसी भी व्यक्ति से जो प्रावधान बनाए गए हैं उनके अंतर्गत रहते हुए प्रश्न पूछ सकता है, तो उनका उत्तर भी साक्ष्य के रूप में ग्राह्य हो सकता है। हालांकि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अंतर्गत अभियुक्त जो प्रश्नों के उत्तर देता है वो साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं किए गए। इसके अलावा यदि हम बात करें तो खोजी कुत्ता, ये भी एक महत्वपूर्ण साक्ष्य होता है, ट्रैकर डॉग। हालांकि इसको एक अपूर्ण साक्ष्य माना जाता है, क्योंकि डॉग खुद तो मानवीय भाषा में साक्षी नहीं बन सकता, तो उसका जो एक्सपर्ट होता है वह न्यायालय में बताता है कि डॉग क्या कह रहा है, इसलिए न्यायालय उस पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो टेप रिकॉर्ड, हालांकि ये दस्तावेजी साक्ष्य में आता है, और आरएम मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का 1973 का सुप्रीम कोर्ट का डिसाइडेड केस है। इसमें पहली बार ये तय किया गया था कि टेप रिकॉर्ड भी दस्तावेज है और साक्ष्य के रूप में ग्राह्य है, चाहे वो बातचीत जो टेप की गई है वो अभियुक्त या आरोपित व्यक्ति से छिपकर या बिना बताए रिकॉर्ड की हो, तो भी वो सुसंगत होती है। इसी तरह एक अनुश्रुत साक्ष्य भी होते हैं, हियर से एविडेंस, जो इस अधिनियम की धारा 59-60 में भी वर्णन किए गए हैं, उन पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। तो हियर से एविडेंस का अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति ने अपने 5 सेंसेस में से किसी सेंस से उस तथ्य का बोध नहीं किया है, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति
से जिसने उसका बोध किया है वो बात सुनी है, तो वो अनुश्रुत साक्ष्य कहलाता है, सुनी सुनाई बात। तो इसके बारे में विस्तार से प्रावधान 59-60 में दिए गए हैं, कब वो साक्ष्य में ग्राह्य हैं और कब वो सुसंगत नहीं हैं। यदि हम केस लॉ की बात करें तो एक महत्वपूर्ण वाद है, एनसीटी दिल्ली बनाम नवजोत संधु 2005 का उच्चतम न्यायालय का ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो संसद पर हमला हुआ था उसके संदर्भ में दिया गया था। इसमें कुछ बातें महत्वपूर्ण न्यायालय द्वारा निर्णित की गई थी, जैसे कि अभियुक्त के माध्यम से कोई वसूली या बरामदगी या सूचना कोई प्राप्त हुई है, इसका अर्थ यह है कि अभियुक्त उस तथ्य के बारे में जानकारी रखता था कि उस स्थान विशेष पर वह तथ्य विद्यमान है। दूसरा, यदि टेलीफोन से वार्तालाप को बाधित करके रिकॉर्ड कर लिया गया है तो इसे अवैध या अनियमित नहीं मानकर ग्राह्य माना जाएगा। पुलिस की मौजूदगी में अभियुक्त द्वारा अगर कोई साक्षात्कार पक्षकारों को दिया है तो उसको महत्वपूर्ण नहीं माना जाएगा। और अंतिम बात कि अभियुक्त और मृतक के मध्य संबंध होने की बात अगर कोई बताई गई है और उसको हॉस्टल के जो मैनेजर हैं उसको बताया गया था, तो केवल मात्र इस कारण से अग्राह्य नहीं किया जाएगा कि वहाँ ठहरने, उस हॉस्टल में ठहरने का कोई रिकॉर्ड न्यायालय में पेश नहीं किया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थीं जो एनसीटी दिल्ली वर्सेस नवजोत संधु के मामले में 2005 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित की थी। इसी तरह लक्ष्मी बनाम आंध्र प्रदेश स्टेट का केस है 2001 का उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्धारित, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने ट्रैकर डॉग खोजी कुत्ते के साक्ष्य की सावधानी से जांच किए जाने को अनिवार्य बताया था। तो ये कुल मिलाकर आज हमने चर्चा की कि साक्ष्य एविडेंस क्या होता है, जिसमें हमने विद्वजनों के परिभाषा देखी, साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 की परिभाषा देखी और साक्ष्य के प्रकार देखे। कल हम अगले वीडियो में साक्ष्य अधिनियम के इंटरप्रिटेशन क्लॉज में दी गई तीसरी परिभाषा पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।